नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ये लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, इनका मकसद वोट इकट्ठा करना। सीएम योगी पर राकेश टिकैत का तंज, बोले ये बांटेंगे हम जोड़ेंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मेरठ में अब 29 सितंबर नहीं अक्टूबर में होगी प्रियंका वारा की जनसभा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा नेता बोले विधानसभा चुनाव में की सीधी लड़ाई, सरकार का जाना तय। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। ये लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, इनका मकसद वोट इकट्ठा करना। सीएम योगी पर राकेश टिकैत का तंज, बोले ये बांटेंगे हम जोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर किसान बीते कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं ले लेती है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने डेक्कन क्रॉनिकल को भी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को बताने के साथ साथ पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि यह लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और इनका काम केवल वोट इकट्ठा करना है। दरअसल राकेश टिकैत से सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अब्बा जान के सिलसिले में दिए गए बयान को लेकर सवाल किया गया था। इस पर किसान नेता ने जवाब दिया, ध्रुवीकरण करना इनका मुख्य मकसद है। इन बयानों के जरिए यह राष्ट्र को पीछे ले जाना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है और वो है वोट इकट्ठा करना। ये यूं ही लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहेंगे। राकेश टिकैत ने अपने बयान में आगे कहा, बीजेपी को लगता है कि किसान, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद किसानों को इस बार गन्ने की कीमत देकर खरीदा जा सकता है, लेकिन यह आंदोलन केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। अगर किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिलेगा तो पूरे देश को इससे फायदा होगा। गन्ना केवल एक फसल है। इंटरव्यू में राकेश टिकैत से सवाल किया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो छोटे किसानों के साथ हैं, जो कि कुल किसानों के 86% हैं। इसका जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, क्या वो केवल छोटे किसानों के लिए ही हैं? ये लोग केवल राष्ट्र को बांटने का काम करते हैं। ये किसानों को भी छोटे और बड़े में बांट रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा, यह गारंटी देना कि छोटे किसानों द्वारा उगाई गई फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। बता दें कि किसान नेता ने चुनावों को लेकर भी बात की और कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई किसान नेता चुनाव लड़ना चाहता है तो वो बिल्कुल लड़ सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ में अब 29 सितंबर नहीं अक्टूबर में होगी प्रियंका वारा की जनसभा। जी हाँ दोस्तों, मेरठ में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वारा की 29 सितंबर को होने वाली जनसभा स्थगित हो गई है। अब यह जनसभा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में होने की उम्मीद है। शुक्रवार को इसकी पुष्टि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवनीश काजला ने की। गौरतलब है कि मेरठ कांग्रेस 29 सितंबर को होने वाली जनसभा को लेकर पुरजोर तैयारियों में जुटी हुई थी। सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। प्रियंका वारा की जनसभा को लेकर शहर में जनसंपर्क भी किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वारा की जनसभा मेरठ में अक्टूबर में होगी। अभी इसकी तिथि घोषित नहीं की गई है। 29 सितंबर की जनसभा रद्द होने की मुख्य वजह प्रदेश के अन्य हिस्सों में होने वाले कार्यक्रम है। दरअसल कांग्रेस की 5 बड़ी संकल्प यात्राएं प्रदेश भर में होनी है। मेरठ से इसका आगाज होना है, लेकिन अन्य जगहों पर संकल्प यात्रा के कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। सभी कार्यक्रम एक के बाद एक होने हैं। इसका रोडमैप तैयार किया जा रहा है। सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनने के बाद मेरठ से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वारा जनसभा के जरिए संकल्प यात्रा का आगाज करेंगी। संभावना है कि मेरठ में 10 अक्टूबर के आसपास जनसभा आयोजित हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस की जिला व महानगर इकाई तैयारियों में जुटी है ताकि अक्टूबर में होने वाली जनसभा में भीड़ जुटाई जा सके। मालूम हो कि जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन से भैंसली मैदान में जनसभा के लिए अनुमति को आवेदन भी कर दिया था। उधर कांग्रेस से विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी करने वालों के आवेदन जमा करने की तिथि 10 अक्टूबर कर दी गई है। पहले अंतिम तिथि 25 सितंबर थी। अब नए सिरे से अक्टूबर में जनसभा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा नेता बोले विधानसभा चुनाव में की सीधी लड़ाई, सरकार का जाना तय। जी हाँ दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर भी विरोधी दलों ने हमले तेज कर दिए हैं। अलीगढ़ पहुंचे सपा नेता अनुराग भदौरिया ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। अनुराग भदौरिया ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में सपा की सीधी लड़ाई बीजेपी से है। उन्होंने कहा कि यूपी से बीजेपी सरकार की विदाई तय है। पत्रकारों के साथ बातचीत में सपा नेता ने कहा, 4.5 साल यूपी की जनता ने दर्द झेला है। आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की सीधी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी का इस बार उत्तर प्रदेश से जाना तय है। 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी और बीजेपी हमारे विपक्ष में होगी।
उन्होंने आगे कहा कि यूपी में चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, बलात्कार, अपहरण, महिलाओं पर अत्याचार तेजी से बढ़ा है। बच्चों की लगातार मौतें हो रही है। सरकार बोलने को तैयार नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। किसान धरने पर बैठा है, किसानों की मौतें हो रही हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं। कोविड में मौतें हुई, लेकिन सरकार सदन में खड़े होकर बोल रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की बातें उत्तर प्रदेश में हो रही है। इसलिए जनता ने तय किया है कि ऐसी सरकार को हटाना है जो सरकार जनता का सम्मान नहीं करती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सोच है कि यूपी को विकास के रास्ते पर ले जाना है, युवाओं के भविष्य को सुधारना, उनके अधिकारों को दिलाना। सपा सरकार आने से यूपी एक बार फिर विकास के रास्ते पर दौड़ेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का निशाना, बोले ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में हक नहीं देना चाहती बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती है। शनिवार को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, भाजपा सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ओबीसी समाज की गणना की मांग को ठुकरा कर साबित कर दिया है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग को गिनना नहीं चाहती है, क्योंकि वो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती है। धनबल की समर्थक भाजपा शुरू से ही सामाजिक न्याय की विरोधी है। भाजपा सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ओबीसी समाज की गणना की मांग को ठुकरा कर साबित कर दिया है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग को गिनना नहीं चाहती है, क्योंकि वो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती है। धनबल की समर्थक भाजपा शुरू से ही सामाजिक न्याय की विरोधी है। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी सरकार गाय, गंगा और गड्ढे के मामले में फेल है। प्रदेश में अगले साल कई अन्य राज्यों के साथ फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम लोगों की बीजेपी से काफी नाराजगी है और इस वजह से सपा को 400 सीटें मिलने जा रही हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया है। अखिलेश इस नारे के साथ मुलायम सिंह यादव के MY समीकरण की परिभाषा भी बदल दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए गोवा में आक्रामक चुनाव प्रचार करें नेता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गोवा में अपनी पार्टी के नेताओं को राज्य में आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित करने को कहा है। गोवा में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के गोवा डेस्क के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने एक बयान में कहा कि गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में पार्टी के नेताओं के साथ हुई बैठक में यह बात कही। राव के अलावा गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक पी चिदम्बरम, महासचिव KC वेणुगोपाल, गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर और कांग्रेस विधायक दल के नेता दिगंबर कामत बैठक में शामिल हुए। राव ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि गोवा में कांग्रेस पार्टी राज्य के लोगों की आकांक्षाएं पूरी करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। उन्होंने बताया कि गांधी ने पार्टी नेताओं से आगामी विधानसभा चुनावों में आक्रामक अभियान शुरू करने और भाजपा की हार सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा, हम चुनाव 2022 की ओर अपने विजयी मार्च में अपने शुभचिंतकों, समर्थकों को साथ लेकर जाएंगे। हमें भाजपा को पराजित करने का पूरा भरोसा है। गोवा में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सदस्यीय विधानसभा में सबसे ज्यादा 17 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि भाजपा ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर लिया था और सत्ता में आ गई थी। बीते वर्षों में विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम होकर 5 रह गई है। कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी नेताओं के साथ गांधी की बैठक उन संकेतों के बीच हुई है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस तटीय राज्य में चुनावी मैदान में उतर सकती है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गोवा आए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि अगर आप सत्ता में आए तो वो यह सुनिश्चित करेगी कि 80% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाए। गांधी जयंती पर पीएम की काशी से प्रियंका करेंगी पूर्वांचल में चुनावी आगाज, निकालेंगी प्रतिज्ञा यात्रा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस में अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पूर्वांचल में विधानसभा चुनाव की शुरुआत के लिए प्रियंका गांधी ने 2 अक्टूबर का दिन और शहर वाराणसी चुना है। रोहनिया के जगतपुर डिग्री कॉलेज मैदान में प्रियंका गांधी की रैली आयोजित की गई है, जिसके बाद वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार अपने संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। संगठन की चूल्हे कसने के लिए लगातार कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का चुनाव 2 अक्टूबर के विशेष दिन पर किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी ने NBT ऑनलाइन को बताया कि प्रियंका गांधी लगातार संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर जगतपुर डिग्री कॉलेज में एक रैली करेंगी। उसके बाद 7 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी।
वाराणसी जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। पूर्वांचल में को कांग्रेस के मजबूत युवा ब्राह्मण चेहरे ललितेश पति त्रिपाठी ने 100 सालों से पुराने अपने कांग्रेसी संबंध को खत्म किया था। इस बाबत राजेश तिवारी ने कहा कि जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका जनाधार कितना है यह देखने वाली बात है। उनके जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और संगठन पूरी मजबूती से कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी जी ने जमीनी मुद्दों और नए युवा कार्यकर्ताओं के जिम में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे में जो गए उनकी चर्चा व्यर्थ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का इशारों में पीएम मोदी पर निशाना, कहा मिस्टर छप्पन चीन से डरता है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी कुछ खबरों की झलकियां नजर आ रही हैं। इन खबरों को जरिए राहुल ने पीएम पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मिस्टर छप्पन चीन से डरता है। बता दें कि राहुल चीन के मुद्दे पर लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। वो एक नॉन सीरियस पार्ट टाइम राजनेता है। मुश्किल के वक्त में देश से बाहर चले जाते हैं। एक गैर बीजेपी अखबार के आर्टिकल में भारत की सैन्य तैयारियों का जिक्र किया गया है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक खबर की हेडलाइन शेयर की थी जिसमें चीन द्वारा लद्दाख के पास हथियार तैनात करने और ऊंची जगहों पर रात में अभ्यास करने का दावा एक रिपोर्ट के हवाले से किया गया था। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, बॉर्डर पर हम एक नए युद्ध प्रतिमान का सामना कर रहे हैं। इसे नजरअंदाज करने से काम नहीं चलेगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर जनसभाएं हो। उन्होंने कई मौकों पर सीमा सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनके निशाने पर केंद्र की सरकार रही है। बता दें कि पिछले साल चीन और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई थी। बाद में दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को लेकर बातचीत शुरू हुई। इस दिशा में दोनों देशों की सेनाओं ने कदम भी आगे बढ़ाया, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसमें देरी चीनी पक्ष की ओर से की जा रही है। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की जमीन चीन को सौंप दी। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि सरकार की तरफ से इसका पुरजोर खंडन किया जाता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको लेकर संसद में भी बयान दे चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दाम, अखिलेश यादव ने बताया कारण। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में अभी जितनी महंगाई है उससे ही लोगों की कमर टूट गई है। अब उस पर और ज्यादा जुल्म करने का भी इरादा हो गया है। ताजी सूचना है कि त्योहार के मौसम में पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सरकार के आंतरिक सर्वे में आया है कि उपभोक्ता 1000 रुपए का सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। अखिलेश ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार जाने किस अपराध में जनसाधारण को ज्यादा से ज्यादा तकलीफें देने पर आमादा है। गरीब तो पहले से ही सांसें गिन रहा था, अब मध्यम वर्ग को भी मिटाने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। भाजपा की जनविरोधी नीतियों से पूरे देश में आक्रोश है। लोग अब भाजपा के जाने और समाजवादी पार्टी को जिताने का संकल्प ले चुके हैं। अपने हर वादे को कूड़े के ढेर में फेंक देने वाली भाजपा ने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में महंगाई और भ्रष्टाचार कम करने की घोषणा जोर शोर से की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा ने हर दिन लोगों को महंगाई की आग में जलाया है। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी के बाद परिवहन की दरों में भारी उछाल आया है और आवागमन महंगा हुआ है। डीजल खेती के काम में इस्तेमाल होता है, जिससे सिंचाई की लागत भी बढ़ गई है। कुल मिलाकर भाजपा सरकार रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर ऐतिहासिक कर वसूली करके जनता से जो कमाई कर रही है उसका इस्तेमाल वो अपने राजनीतिक फायदे और चुनावी एजेंडे के तहत राजनीतिक रोटियां सेंकने के काम में करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने कहा, अपने घर पर खुद ही बम फेंकते हैं बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता की मौत पर दिया जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा है कि सीपीएम के खिलाफ कभी सीबीआई या ईडी की जांच क्यों नहीं हुई। केंद्र सरकार पर एक बार फिर पेगासस से जासूसी का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ता की मौत को लेकर घर के बाहर हुए प्रदर्शन पर भी जवाब दिया है। भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा, सीपीएम ने इतने अन्याय किए हैं, क्या कभी उनके खिलाफ एक भी सीबीआई या ईडी केस है? हमारी पार्टी जो इतनी बहादुरी से लड़ी उसे नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारे फोन को पेगासस से ट्रैक किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी बेहद हिंसक, क्रूर और हत्यारी है। वे हर दिन गुंडागर्दी कर रहे हैं। वे अपने ही घर पर बम फेंक लेते हैं और कहते हैं कि उन पर हमला हो रहा है। कौन तुम पर हमला करेगा? हम तुम्हें छूने पर भी शर्मिंदा होंगे। टीएमसी गुंडों की पार्टी नहीं है। ममता ने बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर दुख जाहिर करते हुए कहा, मैंने सुना है कि इलेक्शन के कई महीने बाद बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है।
इस तरह की मौतें हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण हैं। वे शव लेकर मेरे घर के पास आए। असम में एनआरसी को लेकर कई लोगों को मौत हो गई। क्या आपको कोई शर्म नहीं है? बीजेपी शासन में कानून का राज नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, पार्टी की भवानीपुर उपचुनाव प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल और 2 सांसदों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये गुरुवार को कालीघाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास एक पार्टी कार्यकर्ता के शव के साथ जुलूस निकाल रहे थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जातीय जनगणना नहीं कराएगी केंद्र सरकार, एससी में दाखिल किया हलफनामा, मायावती ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, 2021 में जाति जनगणना को प्रभावी ढंग से खारिज करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस तरह की कवायद व्यवहारिक नहीं होगी और किसी भी अन्य जाति के बारे में जानकारी का बहिष्कार एससी और एसटी के अलावा जनगणना के दायरे से एक सचेत नीति निर्णय है। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर देना यह अति गंभीर व अति चिंतनीय, जो भाजपा के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश व इनकी कथनी व करनी में अंतर को उजागर करता है। सजगता जरूरी। बसपा प्रमुख ने कहा, एससी व एसटी की तरह ही ओबीसी वर्ग की भी जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में काफी जोर पकड़ चुकी है, लेकिन केंद्र का इससे साफ इनकार पूरे समाज को उसी प्रकार से दुखी व इनके भविष्य को आघात पहुंचाने वाला है, जैसे नौकरियों में इनके बैकलॉग को न भरने से लगातार हो रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2021 की गणना में जनगणना विभाग को पिछड़े वर्ग के नागरिकों बीसीसी पर जानकारी एकत्र करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में सामाजिक न्याय मंत्रालय का यह प्रमुख प्रस्तुतिकरण था। केंद्र ने अदालत को बताया कि जनगणना में जातिवार गणना 1951 से नीति के एक मामले के रूप में छोड़ दी गई है और इस प्रकार एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों को 1951 से आज तक किसी भी जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। इसके हलफनामे में कहा गया है कि जब आज़ादी के बाद पहली बार 1951 की जनगणना की तैयारी चल रही थी, भारत सरकार ने जाति के आधिकारिक हतोत्साह की नीति पर फैसला किया था। यह निर्णय लिया गया कि सामान्य तौर पर जाति जनजाति पर पूछताछ नहीं की जानी चाहिए और ऐसी पूछताछ संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जातियों और जनजातियों तक सीमित होनी चाहिए। शीर्ष अदालत में केंद्र की दलील ऐसे समय में आई है जब उसे विपक्षी दलों और यहाँ तक कि जदयू जैसे सहयोगियों से जातिगत जनगणना की मांग का सामना करना पड़ रहा है। 20 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार, जन जन तक पहुंचा किसान आंदोलन राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को ये बताए कि आंदोलन का हल कैसे निकलेगा। हम अपने आंदोलन को लेकर अडिग हैं। 27 सितंबर को भारत बंद है, जैसा मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक पंचायत में हमने कहा था। टिकैत ने कहा कि हम पूरी तरह घेराबंदी कर रहे हैं। कई संगठनों से हमने 27 तारीख को बंद रखने की अपील की है। कई संगठनों का समर्थन हमें पहले भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। हमारा आंदोलन ऐसे ही सफल रहेगा, सरकार जल्द ही जिद छोड़ेगी। टिकैत ने आगे कहा कि इस समय सरकार सत्ता के मोह में चूर है, लेकिन अब हमारा आंदोलन बॉर्डर तक सिमटकर नहीं रह गया है। अब हमारा आंदोलन जन जन की आवाज तक पहुंच गया है। किसान आंदोलन देश और राज्यों को कोने कोने तक फैल गया है। वहीं राकेश टिकैत से जब सवाल किया गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तराखंड में आपकी जनसभा है, आम आदमी पार्टी का झुकाव भी उत्तराखंड की तरफ है, कहीं आपका झुकाव भी आपकी तरफ तो नहीं? इस सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा कि हम किसी राजनीति पार्टी की तरफ नहीं है, हमारा झुकाव आंदोलन की तरफ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने वादे तो निभाए नहीं, यूपी को बदहाली और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर लगाया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह और पूरी तरह विफल है। उसने अपने किए वादे तो निभाए नहीं, प्रदेश को बदहाली और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। भाजपा का दूसरा नाम ही घोटाला, धांधली और जालसाजी हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने राज्य की जनता को सिर्फ परेशानियां, महंगाई और भ्रष्टाचार के ही उपहार दिए हैं। साल 2022 का चुनाव प्रदेश को नई सरकार मिलने का चुनाव होगा। 4.5 साल में जनता ने देखा है कि कैसे प्रदेश विकास और प्रगति में पीछे हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रदेश में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो और लोक कल्याणकारी सरकार सत्ता में आए। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भाजपा सरकार ने समाजवादी सरकार की व्यवस्थाओं को चौपट करने के अलावा कुछ और नहीं किया है। भाजपा सरकार की नाकामियों के चलते शिक्षा व्यवस्था गर्त में है।
देश का भविष्य विद्यालय परिसरों में जलभराव के कारण छप्पर में पढ़ाई करने को मजबूर है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का एक नमूना बरेली जिले में देखने को मिला, जहां एक बच्ची की मृत्यु डेंगू से होने पर स्वास्थ्य महकमा 6 दिन तक रिपोर्ट दबाए बैठा रहा।